नन्हे मुन्ने बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि प्यारे साथियों आपको पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और इसमें मैंने आप सभी को वो चीजें बता दी थी जो ज्यादा जरूरी थी। क्या गुरुजी? वो जरूरी विद्युत विभव से रिलेटेड सारी बातें हो गई थी। और कल के लेक्चर में मैंने बताया था धारिता, कैपेसिटेंस क्या है। और आज बच्चों बात करेंगे जो लेक्चर नंबर 8 है, संधारित्र, कैपेसिटर, ये क्या है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या आपने अपने घर के पंखे में एक छोटी सी डिब्बी लगी हुई देखी? क्या आपने किसी विद्युत मोटर को चलाने के लिए जो स्टार्टर होता है आपके घर पे, अगर छोटा वाला समरसेबल हो या बड़ा वाला समरसेबल हो, तो जब आप पानी भरने के लिए उस स्टार्टर को ऑन करते हैं तो उसमें कैपेसिटर लगा होता है। सर ये कैपेसिटर है क्या चीज? वही प्यारे बच्चों है संधारित्र, जिसे हम हिंदी में संधारित्र कहते हैं, इंग्लिश में कैपेसिटर बोलते हैं और आम बोलचाल की भाषा में कंडेंसर बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास बहुत ही खूबसूरत व शानदार होने वाली है, क्योंकि हम इसका आज फिजिक्स में डेरिवेशन करेंगे, अलग अलग प्रकार के संधारित्र पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल जानेंगे कि इसका सिद्धांत क्या है, संधारित्र का सिद्धांत। तो प्यारे बच्चों क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि क्लास में सभी लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम कहते हैं ना कोई शिकवा होगी ना कोई बहाना होगा। आनंद सर वाली फिजिक्स की क्लास में शाम के 7 बजे जरूर जलूनाना होगा। हालांकि नवरात्रि का पर्व चल रहा है, आज अष्टमी है, कल रामनवमी है और आप सभी को रामनवमी की अभी से मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। ठीक है, तो पर्व चल रहे हैं, पहले ईद आई, फिर अब रामनवमी, फिर आगे अभी तो फिर कुछ दिन के लिए पर्वों का सिलसिला कम होगा, फिर उधर रक्षाबंधन और आगे की बातें होंगी उस समय। अभी फिर बीच में कोई भी पर्व त्योहार नहीं है। अच्छा, आप लोगों में से भी बच्चों में चर्चा करना चाहूंगा कि जो भी बच्चे पटना मीटअप में आना चाहें तो आप लोगों में से भी आ सकते हैं। टॉपर सम्मेलन 12th के लिए रखा गया है और उसमें सभी बच्चे आएंगे 12th के भी, जो पिछले साल मतलब इस साल एग्जाम दिए हैं। आप लोगों का एग्जाम अगले साल जरूर होगा, लेकिन फिर भी मिलने के लिए आप अपने शिक्षकों को पास से देखने के लिए, उनसे थोड़ी बहुत बातें करने के लिए, उनको सुनने के लिए आप आ सकते हैं। आपका वेलकम है, स्वागत है। लेकिन एक बस आप सभी से एक निवेदन ये रहेगा, गार्जियन से परमिशन लेकर के आए और साथ ही साथ गार्जियन अगर कोई आपके आ सकते हैं साथ में, निश्चित रूप से आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग पूरी सेवा करेंगे आप सभी की, आपके स्वागत सत्कार में खड़े होंगे। बस जरूरत यह है कि आप भी बिल्कुल सही समय से 9 बजे तक आ सकते हैं। और एक वीडियो टारगेट बोर्ड मेन चैनल पे प्रिंस सर ने अपलोड किया है, जिसके कमेंट बॉक्स में एड्रेस भी पिन है, तो आप उस एड्रेस पे आ सकते हैं। मैं एड्रेस बोल रहा हूँ, रविंद्र भवन आना है आपको। पटना रेलवे स्टेशन से 1.3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन ऑटो वाले क्या करते हैं, कई बार दिशाएं घुमा करके लाते हैं तो पैसा ज्यादा मांगने की कोशिश करते हैं। 20 या 15 से 20 रुपए ऑटो वाला लेगा और आपको वहां डिस्टेंस पर छोड़ देगा। पटेल पथ याद रखना है, गोलंबर चौक याद रखना है, साथ ही साथ आप ये याद रखें रविंद्र भवन हमें जाना है। ठीक है, वहां पर राजनीतिक पार्टियों के भी ऑफिसेज हैं। ठीक, चलो तो बच्चों हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर। एक बात मैं जानना चाहूंगा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। क्या सर, क्या आप मुझे बताना चाहोगे? हम बताना चाहेंगे कैपेसिटर के लिए। ओ आ गए, हाँ, टाइप करने वाला नहीं आएगा, हम बच्चों को नहीं दिखाएंगे, ये बदतमीजी होगी हमसे, ऐसा तो नहीं करने देंगे हम। चलो दूसरा देख लेते हैं। हाँ आया, कैपेसिटर, देखो आपको दिखाते हैं हम। क्या? ओके, हाँ कहाँ हो रहा है भैया? क्या हो गया है? एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। कैपेसिटर, हाँ आप देखिए, आप दिखाते हैं आप सभी। क्या आप लोगों ने ऐसे ऐसे कैपेसिटर क्या अपने पंखे में देखे हैं? क्या आपने ऐसे कैपेसिटर पंखे में लगे हुए देखे हैं? हाँ, क्या आप इन कैपेसिटर को जानते हो, पहले कभी देखा है? जी गुरुजी हम देखे हैं। ऐसे ही आपके गाड़ियों पे भी स्टार्टर जो होते हैं और जो मोटर, विद्युत मोटर को चलाने के लिए भी संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। यही है बच्चों वो कैपेसिटर।
यही है, वे छोटे छोटे भी कैपेसिटर होते हैं, ये देख सकते हो, ये छोटे छोटे, ये इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, टीवी की प्लेट है, मोबाइल फोन में तो नहीं, लेकिन कंप्यूटर, एसी, मशीन, सभी जगहों पर छोटे छोटे भी कैपेसिटर होते हैं। इनका यूज होता है और कैसे होता है, क्यों होता है, आइए समझेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। ये मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको इमेज दिखाने का ये था कि इनका यूज हम लोग करते हैं, दैनिक जीवन में देखा होगा आपने, ठीक है। कंडेंसर कहते हैं, जी सर आप सही बात सुने, कंडेंसर कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। गुड इवनिंग माय डियर ऑल, नमस्ते, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी दोस्तों का, मित्रों का, छोटे भाई बहनों का। तो आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को। तो हम लोग कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर डीपीपी के लिए, मतलब कल जो सवाल दिए थे क्वेश्चन, अच्छा चलो पृथ्वी की धारिता बता देता हूं, फिर मैं आपको संधारित्र के बारे में बताता हूं, या फिर बाद में पृथ्वी की धारिता बता दें, क्या भी बता दें? नहीं सर अभी बताइए, पहले बताइए पृथ्वी की धारिता, है ना, पृथ्वी की धारिता। तो मैं आप सभी को एक चीज बता दूं कि पृथ्वी की धारिता जो होती है ना, हमेशा हमेशा के लिए याद रख लेना, पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। अरे सर अनंत होती है? हाँ, पृथ्वी की धारिता जो होती है बच्चों वो अनंत होती है। क्यों होती है? क्योंकि पृथ्वी का विभव शून्य होता है, क्योंकि पृथ्वी का विभव शून्य होता है। ये बात हमेशा दिमाग में बिठा लीजिए कि पृथ्वी की धारिता अनंत होती है क्योंकि उसका विभव शून्य होता है। बहुत बड़ी बात बता दी मैंने, और इस बात का आपको यूज कहां कहां पर है आगे आने वाले समय में आपको पता चलेगा। क्योंकि पृथ्वी की धारिता क्या होती है? पृथ्वी की धारिता जो है वो अनंत होती है। पृथ्वी की धारिता जो है वो अनंत होती है क्योंकि पृथ्वी का विभव शून्य होता है। C इज इक्वल टू Q/V, और V 0 रखेंगे तो क्या आएगा? इन्फिनाइट आएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों पृथ्वी की धारिता अनंत मानी जाएगी? क्यों? ऐसा तो नहीं है। हमने तो सर पढ़ा है कि किसी गोलीय चालक की अगर हम धारिता निकालें, गोलीय चालक की, उसकी त्रिज्या अगर कैपिटल R है तो इसकी धारिता C इज इक्वल टू 4πε0 कैपिटल R होगा। और अगर वही पृथ्वी की धारिता की बात करें, पृथ्वी की धारिता के लिए, तो पृथ्वी के लिए अगर बात करेगा कोई भी बच्चा कि पृथ्वी की धारिता बताओ, तो पृथ्वी के लिए भी तो हम यही कहेंगे कि पृथ्वी गोल है। और पृथ्वी के लिए अगर गोल कहेंगे तो C इक्वल टू 4πε0 और कैपिटल R सफिक्स में छोटा ई लिखी थी, ई का मतलब अर्थ, पृथ्वी की धारिता। तो 4πε0 की वैल्यू टोटल कितनी होती है? आपको पता है कि 1/4πε0 की टोटल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ तो अगर 4πε0 अंश में लिखा जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 में करके लिखा जाएगा 9 × 10⁹ अर्थात यहां पर C बराबर जो 4πε0 की वैल्यू लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी 1/9 × 10⁹, ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू ये होती है। और RE पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर, या फिर कह लो 64 × 10⁵ मीटर में। MTS मात्रक मीटर होगा ना, तो इस प्रकार लिखोगे 64 × 10⁵ प्यारे बच्चों, ये होगा पृथ्वी की त्रिज्या MKS मात्रक में। अब 9 से जरा इसको भाग दे लो और 10⁵ ये कटेगा तो क्या आएगा बच्चों? 10⁴ ऊपर जाएगा। तो C बराबर कुछ इस प्रकार से बनेगा 64/9, और गुणे में जो बच्चों 10⁵ ये कटेगा तो ऊपर जाएगा तो 10⁵ पे क्या बचेगा? -4। 9 से इसको काट लो, 9 × 7 = 63, 1 बचा, दशमलव लगा लो, 0 बढ़ा लो, ठीक है। तो 1 बचेगा ना, तो 0, 9 × 9, फिर 1 बचा 0, फिर 1 बचा 0, ऐसे करके 7.1111 जाता रहेगा। तो हम ये कहेंगे कि C बराबर 7.11 × 10⁻⁴ फैरड आया। इतनी धारिता होगी पृथ्वी की, जो कि कैलकुलेशन के रूप में निकाला, जो कि हमने कल डेरिवेशन करके किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता बताई थी। उस आधार पर मैंने माना कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है तो पृथ्वी गोल के लिए इस हिसाब से ये धारिता आनी चाहिए। अच्छा, दशमलव हटा दें, अगर 2 अंक उधर ले जाएं तो 10⁻⁻2 जुड़ जाएंगी, अर्थात C बराबर हम लिख सकते हैं 711 × 10⁻6 फैरड। और जब 10⁻6 फैरड लिखा हो मतलब बच्चों माइक्रो फैरड भी लिख सकते हैं। C बराबर 711 μF का मतलब होता है बच्चों माइक्रो फैरड। क्या होता है? माइक्रो फैरड। अर्थात पृथ्वी की धारिता कितनी आई? पृथ्वी की धारिता कितनी आई? 711 माइक्रो फैरड। लेकिन क्या इतनी होती है? आपका जवाब आएगा नहीं। पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? अनंत होती। पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। क्यों सर? आपने तो अभी बताया, आपने तो एक डेरिवेशन करके ये बताया कि 711 आया। क्या फिजिक्स में भी अपवाद होने लगा? केमिस्ट्री पढ़ते थे सर अपवाद, क्या फिजिक्स में भी अपवाद होने लगा? हाँ, फिजिक्स में तो अभी तक अपवाद नहीं पड़े, एक्सेप्शंस नाम की चीज ही नहीं है सर फिजिक्स में। तो यहां पर कैसे आप कह दे रहे हैं कि पृथ्वी की धारिता कैलकुलेट करने पर ये आई? तो बच्चों एक बात बता दें, ये कैलकुलेशन है पृथ्वी की धारिता का ज्ञात करने का एक विलगित निकाय के लिए। लेकिन अगर किसी की प्रॉपर्टी ही ये है कि तुम हमें जितना भी आवेश दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर उसकी प्रॉपर्टी के रूप वजह से ना जाना जाएगा।
अरे भैया इसकी धारिता ठीक है, इसकी धारिता 2 माइक्रोफैराड, इसकी पदार्थ पर भी तो निर्भर करता है, इसके क्षेत्रफल पर भी तो निर्भर करता है धारिता। तो पृथ्वी के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है कि विभव शून्य होता है, और विभव शून्य होता है तो पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। एक्सेप्शंस नाम की चीज फिजिक्स में नहीं है। कैलकुलेट करने पर भले 711 माइक्रोफैराड आया, लेकिन पृथ्वी के अंदर एक अलग प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी पृथ्वी की ये है कि पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का विभव शून्य होता है। दैट्स इट। बताओ, कैलकुलेशन गलत है? कूट देंगे। सही बता रहे हैं, हमारे पास राड वाड बहुत अब इन दिनों है। कैलकुलेशन गलत है बता रहे हैं। कहां से कैलकुलेशन गलत दिख रहा है? अनंत ले आओगे? हाँ, अर्थ का रेडियंस 6400 किलोमीटर होता है। अर्थ का रेडियस आर ई बराबर होता है 6400 किलोमीटर, ठीक है। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 6400 गुणे 1000 मीटर लिख देंगे, और ये बन जाएगा 64 गुणे 10 की घात 5 मीटर। अरे आप समझ में आया? घुंगरू बाबू तुम ना सुधरे, पूरी दुनिया सुधर गई, लेकिन तुम नहीं सुधरे। सर कल क्लास होगा, बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कल है 6 तारीख, रामनवमी है, फिर 7 को है आपका मीटअप में, सभी टीचर वहीं बिजी रहेंगे। तो जो भी है 6 या 7 या कल अगर क्लास होगी तो बताया जाएगा। 711 माइक्रोफैरड। क्लियर? सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते? नहीं पढ़ते हैं, क्या करें? क्लियर हो गया? ओके, चलो अब बात करेंगे बच्चों आज की क्लास में हम लोग संधारित्र की, कैपेसिटर की। चलो हेडिंग लगाओ, संधारित्र। संधारित्र बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चीज है, सवाल नहीं है, एक बहुत अच्छा तरीका है कैपेसिटर। चलो कॉपी में लिखिए, तब देखिए पढ़ने का मजा क्या है। पहले कॉपी में लिखिए संधारित्र कैपेसिटर, वह खूबसूरत सा टॉपिक है संधारित्र कैपेसिटर। संधारित्र बच्चों एक युक्ति है, एक तरीका है, जिस तरीके से हम किसी चालक में, अगर ये चालक है तो इस चालक के आकार में बिना वृद्धि किए कोई वृद्धि नहीं करेंगे, कोई भी इसके आकार में फैलाव नहीं करेंगे, फिर भी इसमें और अधिक आवेश, जो कि इसकी धारिता थी उससे ज्यादा भी आवेश इसमें संचित किया जा सकता है, अर्थात इसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। यह युक्ति संधारित्र, वह युक्त क्या कहलाती है? संधारित्र कहलाती है। तो आइए पहले मैं इसका मेन मोटो, एक परिभाषा लिख देता हूं संधारित्र की, कि वह युक्ति जिसमें, वह युक्ति जिसमें चालक के आकार में, वह युक्ति जिसमें चालक के आकार में, वह युक्ति जिसमें चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए, चालक के आकार में, वह युक्ति जिसमें चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उसमें उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती हो या बढ़ाई जा सकती है, उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। मतलब हम उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं बच्चों, हम उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, आकार जैसे का तैसा है। तो हम इस युक्ति को ही क्या कहते हैं बच्चों? हम इस युक्ति को ही संधारित्र कहते हैं। यही संधारित्र का परिभाषा होती है, ठीक है। बढ़ाई जा सकती है उसे संधारित्र कहते हैं, उसे संधारित्र कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। परिभाषा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पैनल पीडीएफ से बना लो, नोट से बना लो, है ना। वह युक्ति जिसमें चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है या उसमें पर्याप्त मात्रा का आवेश संचित किया जा सकता है, उसे संधारित्र कहते हैं। हो गई, ये परिभाषा हो गई। लेकिन इस परिभाषा से अभी सिद्धांत नहीं बना, प्रिंसिपल वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, प्रिंसिपल बताना है। तो नेक्स्ट हेडिंग जो बच्चों हम लोगों की है वो यही है, संधारित्र का सिद्धांत। चलिए ये हेडिंग डालिए, ये इंपॉर्टेंट है। संधारित्र का सिद्धांत कैसे कार्य करता है, ये बहुत जरूरी है। संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का सिद्धांत। घुंगरू बाबू आप लोग भी लिख लीजिए इस हेडिंग को। अब संधारित्र का सिद्धांत क्या है? संधारित्र का सिद्धांत बहुत ही खास और अनोखा रहा। कैसे बनाया गया, ध्यान से सुनेंगे। होता यह है बच्चों कि कोई एक चालक है, देखना ध्यान से, ये कोई एक चालक है, ठीक है, और अच्छे से बनाए। ये कोई एक चालक है और इसके समीप बच्चों कोई एक अन्य, ऐसे बनाने के बजाय थोड़ा सा और डिफरेंट बना दे तो ज्यादा अच्छा लगे। एक चालक ये है,
एक चालक ये होता यह है बच्चों कि किसी एक चालक में, ये आपका एक चालक है, ठीक है, और इस चालक में आपको धारिता इसकी बढ़ानी है, इसकी धारिता बढ़ानी है। तो क्या युक्ति क्या अपनाई जाए? आपको पता है कि C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विभव के। अगर बच्चों विभव को थोड़ा सा घटाया जाए तो धारिता बढ़ेगी। तो विभव कैसे घटे? इसके लिए बच्चों करते क्या है कि हम किसी एक स्रोत के माध्यम से, किसी भी एक स्रोत के माध्यम से हम इसमें क्या देते हैं, आवेश देते हैं, और वो आवेश इसमें पूरी प्लेट में धनावेश जो है वो फैल जाता है। वो इस पर क्या होता है बच्चों, धनावेश हम देते हैं और इस पूरी प्लेट में फैल जाता है। और इसके बाद इसके समीप क्या करते हैं, एक अनावेशित प्लेट लाते हैं सॉरी, अनावेशित प्लेट। ये कैसी प्लेट है? अनावेशित प्लेट है। पहले ध्यान से सुनो, ये जो दूसरी प्लेट लाए और इसके समीप ला करके रखेंगे, दूर नहीं बल्कि समीप लाते हैं। इसके समीप प्रिंसिपल समझा रहे हैं, अभी लिखे नहीं है, पहले जब समझा लेंगे तो इसी का भावार्थ, इसी की समरी पूरी लिख के आपको समझा देंगे। और एग्जाम में भी आप चाहोगे तो छोटा सा चित्र बना देना, और नहीं तो संधारित्र का सिद्धांत केवल लिखना अच्छे से, वही जरूरी होगा। लेकिन इस दिमाग में आपके कैसे घुसाएं हम वो बता रहे हैं। पहले फिर से सुनो, ये एक कोई चालक है, कोई भी है, पदार्थ है, इसको मैंने किसी भी स्रोत से क्या दिया, आवेश दिया। क्या दिया बच्चों? क्यू कूलाम का आवेश दिया। वो भी कैसा दिया? धनावेश दिया। ऋणावेश दे करके भी काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम यहां पर धनावेश पर प्रयोग कर रहे हैं। पहली बातों को सुनो। तो धनावेश दिए और इस पर आवेश फैल गया, ठीक है, और धनावेश जब फैला तो इसके पास में एक अनावेशित प्लेट लाए। अब आपको पता है ये अनावेशित प्लेट होने का मतलब ये नहीं कि इस पे आवेश नहीं है, आवेश तो है, अगर द्रव्यमान है तो आवेश है। बस ये बात है कि यहां पर धनावेश और ऋणावेश दोनों समान मात्रा में है। तो जो इसमें ऋणावेश था बच्चों, वो क्या हुआ, इस धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित हो गया, और जो इसके अंदर उपस्थित धनावेश था वो प्रतिकर्षित होकर के प्लेट के दूसरे हिस्से में चला गया, प्लेट के दूसरे हिस्से में चला गया। बच्चों हुआ ये कि जब ऐसा हुआ, ये घटना हुई जो अनावेशित प्लेट के कारण, जो कि इसके समीप लाए, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, इसके विभव में थोड़ी कमी आती है इस प्लेट के। और ये विभव में जब कमी आएगी ना तो धारिता इसकी कुछ ना कुछ बढ़ती, थोड़ी ही बढ़ती है। लेकिन एक बार क्या किया, तो ये तो थोड़ी धारिता बढ़ रही थी। वैज्ञानिकों ने क्या किया, दिमाग लगाया और इसको जोड़ दिया पृथ्वी से। किससे जोड़ दिया? पृथ्वी से। पृथ्वी से जोड़ दिया। और बच्चों पृथ्वी से जैसे ही जोड़ा तो इसके इलेक्ट्रॉनों ने, पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों ने इस समस्त धनावेश को क्या कर दिया, अपनी ओर खींच लिया, और ये पूरे सारे धनावेश कहां चले गए, पृथ्वी पर चले गए। समस्त धनावेश इस दूसरी प्लेट का पृथ्वी पर चला गया, जिससे क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेशित है, इलेक्ट्रॉन नहीं, जो ये ऋणावेश है इस प्लेट का, ये भी चले जाते पृथ्वी में, लेकिन ये नहीं गए। क्यों? क्योंकि इस प्लेट ने, जो पहली प्लेट है, उसके धनावेश ने इन ऋणावेशों को अपनी ओर खींच रखा है, अपनी ओर बांध रखा है, तो ये वहां नहीं जा रहे हैं। लेकिन इसका ऐसा करने से, जो अगर हम पृथ्वी से जोड़ दिए हैं, ऐसा करने से इसके विभव में बच्चों और ज्यादा कमी आ गई, और इस वजह से इसकी धारिता और ज्यादा बढ़ जाएगी। यही संधारित्र का सिद्धांत है। संधारित्र का सिद्धांत यही है। ऐसे ही कैपेसिटर बच्चों वर्क करता है, और इसी प्रकार हमको इसकी परिभाषा को यहां पर लिखना पड़ेगा, इसके सिद्धांत को आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। लिखें, देखो उसी कॉन्सेप्ट को यहां पर लिखेंगे। क्या? यदि किसी आवेशित चालक के निकट, वो अनावेशित है, ये आवेशित है, यदि किसी आवेशित चालक के निकट, बच्चों ये आवेशित है, वैसा ही कॉन्सेप्ट पूरा लिखेंगे जो मैंने चित्र बनाया है। यदि किसी आवेशित चालक के निकट, यदि किसी आवेशित चालक के निकट पृथ्वी से संबंधित मतलब पृथ्वी से जुड़ी हुई, पृथ्वी से संबंधित एक अनावेशित चालक रख दें, एक अनावेशित चालक रख दें या अनावेशित चालक रखें, तो पहली प्लेट के विभव में क्या होती है, मतलब पहले चालक के विभव में क्या होती है, निरंतर कमी होती है, ठीक है। आवेशित चालक रख दें तो पहले चालक के प्लेट में या पहले चालक के विभव में, पहले चालक के विभव में कमी आती है। मैं पूरी बातें नहीं लिख रहा हूं कि धनावेश इस पर आता है,
और उस पर ये धनावेश उस पर ऋणावेश को खींच लेता है, धनावेश को प्रतिकर्षित करके पृथ्वी में भेज देता है, जिससे इसकी धारिता में, ये सब नहीं लिखना है, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। संधारित्र का सिद्धांत मुख्य मुख्य शब्दों पर लिखना है, मुख्य मुख्य शब्दों पर लिखना है। पृथ्वी सही में गोल है, सही में गोल नहीं है भैया। यदि किसी आवेशित चालक के निकट पृथ्वी से संबंधित एक अनावेशित चालक रख दें या रखें तो पहले चालक के विभव में कमी आती है, पहले चालक के विभव में कमी आती है, जिससे उसकी धारिता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इससे पहले चालक की धारिता में वृद्धि हो जाती है, पहले चालक की धारिता में, पहले चालक की धारिता में वृद्धि हो जाती है या धारिता बढ़ जाती है। अगर बहुत वृद्धि हो जाती, मतलब वृद्धि शब्द नहीं समझ पा रहे हो तो वृद्धि का मतलब है बढ़ जाती है, ठीक है। अर्थात अब उसमें क्या पहले से अधिक आवेश संचित किया जा सकता है, अर्थात अब चालक में पहले से अधिक आवेश संचित किया जा सकता है, पहले से अधिक आवेश संचित किया जा सकता है, संचित किया जा सकता है, संचित किया जा सकता है। यही संधारित्र का सिद्धांत है, यही संधारित्र का सिद्धांत है, यही संधारित्र का सिद्धांत है, ठीक है बच्चों। और इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिखोगे, याद रखोगे कि इसका विभव क्या होता है, शून्य होता है। संधारित्र की इसका पृथ्वी के विभव शून्य होता है, क्योंकि इसकी धारिता क्या होती है, इसकी धारिता अनंत होती है। यहां इतना क्या लिखे ना, इतना क्या ही लिखे, विभव 0 होता है, बस याद रखिए। पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है, इसलिए इसकी धारिता अनंत होती है। ये समीप है, बहुत ज्यादा ये दोनों समीप है, दूर नहीं है, ठीक है। दोनों प्लेटें समीप ही रहनी चाहिए। तो ये है संधारित्र का सिद्धांत, जो कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और क्लास में ही ये चीज याद हो गई होगी, क्लास में ही ये चीज याद हो गई होगी, ठीक है। सर संचित का अर्थ क्या होता है, संचित का मतलब होता है, यहां पर कहां पर यूज हुआ है उसके भाव से समझ लीजिए। पहले से अधिक आवेश संचित किया जा सकता है ना, संचित का मतलब होता है एकत्र किया जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है, ठीक है। पहले से अधिक आवेश एकत्र किया जा सकता है, ये भी बोल सकते हैं, इकट्ठा किया जा सकता है। हो गया, समझ में आ गया। तो यही है संधारित्र का सिद्धांत, ज्यादा चीजें नहीं है। कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अब बच्चों हम लोगों को पढ़ना क्या है, आपके सिलेबस में जो है अभी टाइम तो बहुत सारा है, अभी तो पूरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ ही सकते हैं, है ना। तो संधारित्र के प्रकार, भी टाइम ही कितना हुआ है। संधारित्र के प्रकार बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे क्वेश्चन हर बार बनता ही है, हर बार बनता है। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, जितने मैं बताने वाला हूं, जो भी आपको संधारित्र बताए जाएंगे, उनमें से कोई एक आपकी परीक्षा में आ ही जाता है, कोई एक आ ही जाता है। जैसे कि पहले आपको तो पढ़ना है एक समांतर प्लेट संधारित्र, पहला पढ़ना क्या है बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र, एक ये पढ़ना है। दूसरा बच्चों आपको पढ़ना है गोलीय संधारित्र, क्या, गोलीय संधारित्र, स्फेरिकल कैपेसिटर संधारित्र। और तीसरा बच्चों जो आपको पढ़ना है वो है बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र मतलब सिलेंड्रिकल संधारित्र कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर होता है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। ये तीन प्रकार के संधारित्र बच्चों आपके सिलेबस में है, ये क्या है, आपके सिलेबस में है। और भी अन्य होते हैं, जैसे कि चौथा मैं बता दे रहा हूं आपको, परिवर्ती संधारित्र, परिवर्ती संधारित्र ये भी होता है। और बच्चों होता है एक वैद्युत अपघट्य संधारित्र, वैद्युत अपघट्य संधारित्र, अपघट्य संधारित्र ये भी होता है। मतलब कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो ये तीन पढ़ने हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, जिनको एक एक करके डेरिवेशन करके समझना पड़ेगा। क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है, गोलीय संधारित्र की धारिता कितनी होती है, बेलनाकार संधारित्र की धारिता कितनी होती है, ये प्रश्न पूछता है। तो जैसे कि अगर प्रश्न पूछ लेता है तो किस प्रकार पूछता है वो मैं आपको बताता हूं, वो मैं आपको बताता हूं। प्रश्न इस प्रकार पूछता है कि संधारित्र का सिद्धांत क्या है, संधारित्र का सिद्धांत क्या है, संधारित्र का सिद्धांत क्या है, क्या है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की
धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न रहता है, ये कई बार पूछा गया। व्यंजक आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए। व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक वाला माध्यम हो। के परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक वाला माध्यम हो। ये इस प्रकार से प्रश्न बनेगा, तो आपको उत्तर कैसे और किस प्रकार से लिखना है आज की क्लास में पता लग जाएगा। हम लोगों को बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक बताना है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। अब यही हम लोग एक हेडिंग बनाएंगे और इसी हेडिंग पर बेस्ड पूरा डेरिवेशन करेंगे। प्रश्न किस प्रकार पूछा गया है, देखो संधारित्र का सिद्धांत क्या है, तो पहले आप ये सिद्धांत भी लिखोगे जब एग्जाम में आएगा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, आपको जो भी नोट्स भेजा जा रहा है, जैसे पहले चैप्टर में मैंने लास्ट ईयर भी यही किया था और बच्चों को उसको रिस्पांस भी मिला था कि आप खुद से प्रश्न पर, क्योंकि प्रश्न कैसा भी पूछा जाएगा, जरूरी नहीं कि मैं एक बार लिख दूं संधारित्र का सिद्धांत लिखिए तो आप कह दो सर संधारित्र का सिद्धांत तो नहीं आया। ये गलत बात है। आप 12th के स्टूडेंट हैं, 6th 7th 8th के स्टूडेंट नहीं है कि प्रश्न और उत्तर याद कर रहे हैं, बल्कि हेडिंग पर आधारित कॉन्सेप्ट को पकड़ रहे हैं और उस पर आधारित कैसा भी प्रश्न पूछा जाए आप उसका जवाब देना है। तो संधारित्र का सिद्धांत पहले पूछा गया तो संधारित्र का सिद्धांत लिखोगे, फिर नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे क्या कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इस प्रकार आप उस हेडिंग को लेकर के उत्तर लिखना शुरू करोगे। तो ये चीज अभी से ना करोगे तब जाके बनेगा। इसलिए मैंने पहले चैप्टर में ढेर सारे क्वेश्चन दिए हैं सब्जेक्टिव। उन सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लिख करके प्रयास करें, अभ्यास करें, तब बच्चों टॉपर बनते हैं, तब टॉपर निकलते हैं। और आप लोगों में से ही वो कर रहे हैं, बहुत सारे कर रहे हैं, और आप लोगों में से ही वो बाद में कहेंगे सर बहुत कुछ सीखने को मिला था आपसे शुरू से क्लास में जुड़ करके हम पढ़े थे और बहुत कुछ सीखने को मिला था। अब ना वो जाके खुशी मिलती है, और वो खुशी पाने के लिए एक एक दिन बच्चों आपकी मेहनत का इंतजार है। आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपकी वो अनुशासन में रह करके की गई मेहनत रंग लाती है। तब टॉपर के मंच पर आप पुरस्कृत किए जाते हैं। इसके लिए अभी से सोचना पड़ेगा, बाद में नहीं है। वो समय धीरे धीरे निकलता जाएगा। सोच लो अभी से, कुछ कर दिखाओ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसे। ना दुनिया करे, पास पड़ोस वाले करेंगे आपको फॉलो। एक यहाँ पर पड़ोस में एक बताइए लड़का इस तरह का था और ये आज उसने ये कारनामा कर दिखाया, तो ऐसा करो। क्लियर? तो आइए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं क्या, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। चलिए हेडिंग लगाइए आप लोग अपनी भी कॉपी में, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसी का हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, व्यंजक प्राप्त करेंगे कि धारिता कितनी होगी किसकी, समांतर प्लेट संधारित्र की। तो सी लिख लीजिए, मतलब धारिता का मतलब क्या बतानी है, सी की वैल्यू बतानी है किसकी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। चलो, अरे अंग्रेजी देख लो भैया, हमारी इतनी खूबसूरत अंग्रेजी नहीं है, लोगों को पता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी, कितनी होगी, कैसे निकाला जाए। आइए, हमको तो धारिता निकालनी है भैया। C बराबर Q अपान में V होता है। Q आवेश जो दिया जाएगा और V उसका विभव होगा, है ना। तो V की वैल्यू कैसे होगी, दो प्लेटों के बीच में विभव का मान होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, बहुत सारी बातें होंगी। आइए एक एक स्टेप को फॉलो करना, मेरी बातों को ध्यान से अपने जहन में उतारना, फिर देखो कैसे नए डेरिवेशन समझ में आते हैं। हाँ, बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, और बेसिक्स ऑलरेडी आपके शुरू से की गई वो पढ़ाई जो आज तक आप करते आ रहे हो, एक एक दिन का महत्व होता है, ठीक है। सर आपका कंप्लेन है, बताइए क्या कंप्लेन है, बताइए, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। व्यंजक मतलब सूत्र। भैया इनको पकड़ के निकालो बाहर, इसको कौन पूछा ये, व्यंजक मतलब सूत्र, ठीक है, फार्मूला। व्यंजक मतलब सूत्र मतलब फार्मूला, ठीक है। देखो आओ, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आइए दो प्लेटें लेते हैं, एक प्लेट ये और एक प्लेट ये दोनों प्लेटें बच्चों एक दूसरे से क्या हैं, समीप ही रखी हुई हैं दोनों प्लेटें। थोड़ा सा चित्र जूम करके दिखा रहे हैं तो भले आपको लग रहा हो दूर है, लेकिन एक दूसरे के समीप ही है। पहली प्लेट बच्चा पार्टी ये है और दूसरी प्लेट ये है, ठीक है। समांतर प्लेट कैपेसिटर बना रहे हैं और पहली प्लेट को किसी न किसी स्रोत से हमने इसको क्या दिया है बच्चों, आवेश दिया है Q कूलाम का। तो इस पर वो धनावेश इसके पृष्ठ पर पूरा फैल गया है,
इस पर वो धनावेश बच्चों क्या हुआ, इसके पृष्ठ पर फैल गया, ये धनावेशित हो चुकी। और इसके नजदीक ये एक अनावेशित प्लेट लेकर के आए जो कि इससे कितनी डिस्टेंस पर है, स्मॉल डी डिस्टेंस पर है। बच्चों इनके बीच में परावैद्युत पदार्थ भी भरा हुआ है, परावैद्युत पदार्थ है कि जो कि इस पर भरा हुआ है ना, बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। हुआ यह कि प्रेरण के कारण बच्चा पार्टी क्या हुआ, इस प्लेट का अनावेशित है, लेकिन इसका जो ऋणावेश है वो इसके धनावेश के कारण इसकी ओर खींचा चला गया। तो इस प्लेट के इस हिस्से पर क्या आ गया, सारा ऋणावेश आ गया। और जो प्लेट के दूसरे हिस्से पे धनावेश था उसको बच्चों जब मैंने पृथ्वी से जोड़ा, किससे जोड़ा, पृथ्वी से, अर्थ, ठीक है, जब अर्थ से जोड़ा, क्योंकि अर्थ की धारिता जो है वो अनंत है, तो सारा धनावेश कहां चला गया, पृथ्वी में चला गया। पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया, इन धनावेशों को अपनी ओर खींच करके निरावेशित कर दिया, उनका अस्तित्व खत्म कर दिया। ये है समांतर प्लेट संधारित्र का कॉन्सेप्ट, और इसके धीरे धीरे डेरिवेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। बच्चों आपको पता है कि हमें C बराबर Q/V, ये हमारी धारिता का फार्मूला होता है। इसमें क्या हमें Q आवेश ये तो दिया जा रहा है ना, ये तो पता है, क्या मुझे विभव मिल जाए तो क्या मैं इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाल सकता हूं? आपके भी दिल से जवाब आ रहा होगा हाँ। तो आइए इसके पहली थोड़ी सी लैंग्वेज लिखते हैं जो माना फलाना धमाका है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखते हैं क्या, माना हमने यहां पर क्या किया है, एक आवेशित प्लेट लिया है, ठीक है, एक आवेशित प्लेट लिया है और एक अनावेशित प्लेट लिया है, ठीक, एक आवेशित है और एक निरावेशित है, दोनों प्लेटें हैं, एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखी, हमने स्मॉल डी दूरी मानी। तो माना समांतर प्लेट संधारित्र में, समांतर प्लेट संधारित्र में, माना समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटें एक दूसरे से, दो प्लेटें एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखी हैं, दो प्लेटें एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर रखी हैं, स्मॉल डी दूरी पर रखी हैं। प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, ए है, डी दूरी पर रखी हैं। प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, इन प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। अब आगे मैं गणना क्या कर रहा हूं, प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, ठीक है, क्लियर है, ध्यान से सुनना, प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। पहली प्लेट को वैद्युत स्रोत से हम क्या दे रहे हैं, क्यू कूलाम का आवेश दे रहे हैं। पहली प्लेट को वैद्युत स्रोत से क्यू कूलाम आवेश दिया जाता है, क्यू कूलाम का धनावेश दिया जाता है। कैसा आवेश दिया जाता है, धनावेश, देख सकते हो जैसा चित्र बनाए हो ठीक वैसी ही लैंग्वेज लिखो, धनावेश दिया जाता है, धनावेश दिया जाता है। वैद्युत आवेश घनत्व कितना हो गया, पृष्ठ आवेश घनत्व, जिससे या धनावेश दिया जाता है। प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व, प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होता है बताओ, सिग्मा है। प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ा जाता है, दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ा जाता है, दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ा जाता है, ठीक है, दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ा जाता है। यह चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ा जाता है। अच्छा, प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा। अच्छा, यहां पर इसका तो देखो, इसका क्या होगा, प्लस सिग्मा, 6 बना दे रहे हो सर, प्लस का सिग्मा और इसका माइनस का सिग्मा होगा, क्योंकि उस पर केवल ऋणावेश, धनावेश तो पृथ्वी में चला गया। अब पृथ्वी हमने शब्द जोड़ा है तो यहां पर कुछ थोड़ा सा चेंज करोगे, क्या, प्लस सिग्मा, प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा है, बस इतना चेंज कर लो। और दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ा जाता है, दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ा गया। दोनों प्लेटों के बीच क्या है, के परावैद्युतांक वाला माध्यम है। दोनों प्लेटों के बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र भी है, क्योंकि प्लस विद्युत बल रेखाएं उधर ऋणावेश की ओर जाएंगी। एक समान वैद्युत क्षेत्र, दोनों प्लेटों के बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र तथा के परावैद्युतांक वाला माध्यम है, के परावैद्युतांक वाला माध्यम है। बच्चों जितना चित्र बना हुआ था
उतनी पूरी बातें मैंने इस लैंग्वेज में लिख दी हैं, जितनी ये मैंने चित्र बनाया उन पूरी बातों को मैंने यहां पर लिखा। एक बार रिपीट करूंगा। माना समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटें एक दूसरे से डी दूरी पर रखी। माना समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटें एक दूसरे से डी दूरी पर रखी हैं, ठीक है। प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, इनका जो एरिया बच्चों है समान है, समान क्षेत्रफल कितना है, ए है। पहली प्लेट को वैद्युत स्रोत से क्यू कूलाम का धनावेश दिया जाता है। पहली प्लेट को हम वैद्युत स्रोत, कोई भी बाह्य वैद्युत स्रोत है जिससे हम क्यू कूलाम का धनावेश देते हैं। प्लेटों का पृष्ठ आवेश करना तो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा है, क्योंकि इस पे धनावेश रहता है और उतना ही इसमें ऋणावेश आ जाता है, तो इसमें ऋण आवेश का पृष्ठ आवेश करना तो होगा। क्यों सर ऋण होगा? क्योंकि अदिश राशि होती है। पृष्ठ आवेश करना तो अदिश होता है, तो सदिश में मतलब सदिश तो होता नहीं है, तो धनावेश है तो धन पृष्ठ आवेश घनत्व और ऋण आवेश है तो ऋण पृष्ठ घनत्व। दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ा गया है। दोनों प्लेटों के बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र है, मतलब दोनों प्लेटों के बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई लिख दे रहे हैं। दोनों प्लेटों के बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र ई तथा के परावैद्युतांक वाला माध्यम है। अब बढ़िया है। अब बच्चों हमें पता है कि हमें इस सूत्र तक जाना है, हमें सी की वैल्यू निकालनी है। तो क्यों हमें पता है? क्योंकि हम ये पहले ही यहां पर चर्चा कर दिए। विभव चाहिए। अब विभव वी बराबर तो होता है डब्ल्यू अपान में क्यू। अब यहां कार्य जैसा कोई काम हम करेंगे नहीं विभव के लिए। विद्युत क्षेत्र की बात है, क्या विभव का मान विद्युत क्षेत्र से भी संबंधित कोई चीज है? आपने पढ़ा होगा ई बराबर वी अपान में टी, तो क्या वी बराबर ई पी से भी यहां पर निकाला जा सकता है? डी है दोनों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की, तो क्या इतने बीच का वैद्युत क्षेत्र ई पता कर लें, डी दूरी पता है, तो क्या विभव वी मिल जाएगा? सही बात है, मिल जाएगा। इसलिए बच्चों हम विभव की ओर आगे बढ़ेंगे। यही है डेरिवेशन, हमेशा हमेशा के लिए फिर छपा रहेगा कि सर ने क्या प्रोसेस बताया था। सर ने बताया था कि हमें धारिता निकालनी है, तो सी बराबर क्यू अपान में वी, तो इसमें से हमें बस वी मिल जाए और वी मिलेगा ईटी से, इस सूत्र से। बस डेरिवेशन आसान हो गया। देखो तो पहले हमें क्या चाहिए, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखिए सबसे पहले डेरिवेशन में ये, क्योंकि देखो V बराबर क्या ईडी, तो ई चाहिए ना, तो इसके लिए पहले ई निकाल लो। तो दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो आप कहोगे सर दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान में के एप्सिलॉन नॉट। के क्या है? माध्यम का परावैद्युत, ये होगा। इतना तो पता है ना, डेरिवेशन किया गया था गॉस की प्रमेय वाला, तो वो होगा कि नहीं दोनों प्लेटों के बीच? अगर केवल एक प्लेट के कारण होता, तो सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। 2 नहीं है यहां पर, क्यों? क्योंकि दो प्लेटों के बीच में तो निकाला गया था, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट जुड़ेगा तो क्या होगा, 2 सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई दो बार वही चीजें जुड़ रही हैं, कट जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। के तो परावैद्युतांक है, वो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ये बता है, ये सारी चीज बताई गई थी। अब देखो सिग्मा अपान में के एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा की वैल्यू क्या होती है आप ही बताओ? ई बराबर सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? आपको भी पता है कि जहां सिग्मा बराबर क्या है, क्यू अपान में ए है कि नहीं? क्यू अपान में पृष्ठावेश घनत्व तो क्यू अपान में होता है, तो यहां पर हम ये वैल्यू लिखेंगे सिग्मा की जगह क्या, क्यू अपान में ए लिखेंगे, जो कि ये बन जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट। ये ई की वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू ये इतनी आ गई टोटल। अगर हम अब वैद्युत विभव की बात निकालें, वैद्युत विभव, प्लेटों के बीच वैद्युत विभव, प्लेटों के मध्य विद्युत विभव। अब देखो विद्युत विभव V बराबर किससे, ईडी से। यही फार्मूला लगाएंगे, डी मतलब दूरी, डिस्टेंस दोनों प्लेटों के बीच, तभी हम वैद्युत विभव बता पाएंगे। तो दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत विभव V बराबर ईडी से। ई की वैल्यू ये आप टोटल रख दीजिए, तो V बराबर क्या मिलेगा, ई की वैल्यू टोटल ये Q और ऊपर डी भी रहेगा, डी बटे में बच्चों क्या, के ए एप्सिलॉन नॉट, इतना लिख दीजिए। हमें तो धारिता चाहिए, तो समांतर प्लेट की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है ना, समांतर, तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता का सूत्र बताओ क्या, धारिता कहोगे गुरुजी सी बराबर क्यू अपान में वी से लगा दो, है ना, यही कहोगे। तो हम वही सूत्र यहां पर अप्लाई करेंगे। सी बराबर, ध्यान से देखो, सी बराबर क्यू अपान में वी, तो क्यू ऊपर लिखे, अपान में वी की ये टोटल वैल्यू क्या, क्यू डी अपान में के ए एप्सिलॉन नॉट, इतना ही तो है। अब आप ही बताओ यहां पर क्या हो रहा है, क्यू से क्यू बर्बाद हो रहा है, के ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच जाएगा। इस प्रकार से बच्चों सी की वैल्यू आ जाएगी
के ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर सबसे पहुंचा, अपान में बच्चों क्या रहेगा, टी रहेगा। ये हो गया फार्मूला। इतने फेरड समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती, हो गया। इतने फेरड समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है, और जब कब, सफिक्स में छोटा सा के लगा दो, सफिक्स में छोटा सा के लगा दो कि के परावैद्युतांक वाला माध्यम दोनों प्लेटों के बीच में के परावैद्युतांक वाला माध्यम हो, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के ए एप्सिलॉन नॉट अपान में डी होती है। हो गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। इतना आसान, मात्र 2 स्टेप। एक तो E इज इक्वल टू क्यू ए एप्सिलॉन नॉट अपान में डी, फिर विद्युत विभव का सूत्र V इज इक्वल टू ई डी, ये वाला लगाना, E की वैल्यू यहीं पर रखोगे। अब आपको मैंने बताया कि धारिता के सूत्र में C इज इक्वल टू क्यू अपान में V, यहां पर जाना, विभव ही आपको रखना है, तो विभव की वैल्यू हमने रख दी इन सूत्र से निकाल करके। क्यू से क्यू कटा, के एप्सिलॉन नॉट अपान में डी हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट थोड़ी सी इसी में बात ये आती है कि यदि नोट पॉइंट में यदि, नोट इंग्लिश में लिख दें क्या, ओके, यदि प्लेटों के बीच माध्यम वायु हो, प्लेटों के बीच माध्यम बच्चों क्या हो, माध्यम वायु हो, तो वायु के लिए माध्यम का परावैद्युतांक कितना होता है, सभी को पता होगा, मान पता होगा। वायु के लिए माध्यम का परावैद्युतांक, वायु के लिए माध्यम का परावैद्युतांक के बराबर 1 होता है। अतः वायु संधारित्र की धारिता, अब क्या बोलेंगे इसे, समांतर प्लेट नहीं बल्कि वायु युक्त, मतलब समांतर प्लेट में क्या आ गया, वायु बीच में भरा है, तो वायु संधारित्र की धारिता क्या बच्चों, C बराबर लिखेंगे, C लिखो या C नॉट लिख लो, C बराबर हम लोग लिखेंगे जो के ए एप्सिलॉन नॉट अपान में डी था, वो सीधे केवल ए एप्सिलॉन नॉट अपान में डी लिखा जाएगा, क्योंकि के की वैल्यू 1 हो गई है। और यहां C बराबर था, यहां के ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल बच्चों यहां पर C लिखे रहो, कोई बात नहीं। C बराबर के एप्सिलॉन नॉट अपान में डी होता है। ये के परावैद्युतांक वाला माध्यम जब बीच में भरा हो तब धारिता है, और अगर माध्यम की जगह पर केवल वायु भरी हो, कोई तेल, कोई भी केरोसिन कुछ भी ना भरा हो, तो फिर ए एप्सिलॉन नॉट अपान में डी। यहां से एक निष्कर्ष भी निकलता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो समीकरण 1 व 2 को भाग देने पर, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर क्या मिलता है बच्चों, C बटे C नॉट अगर करेंगे तो कैपिटल K के बराबर आता है। देखो इस समीकरण को अगर इससे भाग देंगे तो C बटे C नॉट बराबर K, क्योंकि ए एप्सिलॉन नॉट डी वहां पर भी है, ए एप्सिलॉन नॉट डी यहां पर भी है, दोनों सब कट जाएंगे, तो C अपन में C नॉट बराबर K आएगा। तो ये कहा जाता है कि माध्यम में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और वायु में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का अनुपात माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है। ये लिख सकते हैं, फिलहाल ये आपको सिर्फ मुझे हिंट देना था, इस चीज के लिए बताना था। बाकी ये नोट पॉइंट है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक का डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत हो, एक बार में समझ में आ गया होगा, मुझे दोबारा वैसे रिपीट कर चुका हूं कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों प्लेटों के बीच हम लोग गॉस की प्रमेय से पढ़े थे, तो वो निकाले, ठीक है। और प्लेटों के मध्य विद्युत विभव V बराबर ई डी, इस सूत्र से लगाएंगे। E की वैल्यू ये रही, D तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो कि आपको बताई जाएगी, या फिर आप मान ही लिए हो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो V बराबर क्यू डी अपान में के ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि E की वैल्यू Q अपान में के ए एप्सिलॉन नॉट यहाँ रखे हो, तो ये V की वैल्यू सीधे सीधे संधारित्र के सूत्र में रख दो, हल हो गया। एकदम छोटा सा डेरिवेशन था, इस कोई खतरनाक डेरिवेशन नहीं। खतरनाक डेरिवेशन तो अभी आएगा जब हम बेलनाकार संधारित्र और गोलीय संधारित्र पढ़ेंगे, तो उसमें रहेगा। आज की क्लास कैसे लगी, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है आप इसे अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन करोगे। हाँ, अब बात आती है कि सर डीपीपी है ना, डीपीपी। तो चलिए डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो मैं लगभग देता हूं रोज, उन क्वेश्चन को आपको देने वाला हूं। पहला प्रश्न, मैं क्या मोबाइल से कुछ लिख दूं क्या, एक आधा क्वेश्चन, क्या मैं मोबाइल से एक आधा क्वेश्चन लिख दूं, क्या बोलते हो? एक आधा क्वेश्चन मैं देखता हूं, मेरे पास अगर कोई क्वेश्चन पड़ा हुआ है तो मैं आपको लिखता हूं। चलिए यही क्वेश्चन लगाइए। प्रश्न है, तो देखो अगर डीपीपी बनवा के अपलोड करें, है ना, अपलोड करें, तो वो बच्चे ना जो क्लास नहीं करना चाहते, सीधे डीपीपी में भिड़े पड़े हैं, सर समझ में नहीं आया, फिर मैं डाउट वाला काउंटर जैसे चीज को तो कुछ मानता ही नहीं हूँ। अगर आप क्लास में डायरेक्ट हैं तो हम तो हर एक चीज कर रहे हैं ना, सर आपको किडनैप करना है, क्या करो किडनैप करके, है? तो डाउट जैसी कोई सवाल ही नहीं होगी अगर आप रेगुलर क्लास करोगे, तो उसमें कोई बात ही नहीं बनती है। दो बिंदुओं के बीच
के बीच विभवांतर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है? 60 वोल्ट है। 60 वोल्ट है। देखो इस प्रश्न को आप लगाओगे, 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10 की घात -5 कूलाम, 3 × 10 की घात -5 कूलाम आवेश को ले जाने में, कूलाम आवेश को ले जाने में, आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा? ले जाने में कितना कार्य करना होगा? कितना कार्य करना होगा? चलो एक क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए हो गया। दूसरा प्रश्न आप लोग ये करोगे, संधारित्र का सिद्धांत एक बार लिख करके खुद से याद करोगे। संधारित्र का सिद्धांत लिखें, केवल सिद्धांत लिखना है, कोई डेरिवेशन नहीं। संधारित्र का सिद्धांत लिखें। चलो ये आपका डीपीपी के 2 क्वेश्चन हो गए, अर्थात डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए आपको ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। आपके प्यार और स्नेह के लिए, आपके प्रयास के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें और मन लगा करके पढ़ाई करते रहें। माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए आज से नहीं, अगर मेहनत करोगे तो फिर बहुत समय निकल जाएगा। माता पिता की सेवा करें, आसपास के लोगों को खुश रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।